फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 2024 में रिलीज एक बहुत ही जबरदस्त मलयालम क्राइम थ्रिलर मूवी अब्राहम ओजलर। इस मूवी में आपको सस्पेंस, मिस्ट्री और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट भी मिलेंगे। हम देखेंगे एक किलर को जो अपने हर मर्डर के बाद क्राइम सीन पर एक हैप्पी बर्थडे कार्ड छोड़ता है और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं वीडियो। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एसीपी ओजलर को जो अपनी फैमिली, अपनी बेटी और अपनी वाइफ के साथ छुट्टियां मनाने गया होता है। तभी उसे एक कॉल आता है। दूसरी साइड से एक आदमी बोलता है। वो बोलता है कि सर, यहाँ कॉटेज में 3 मर्डर हुए हैं और जिनका मर्डर हुआ है वो फॉरेनर हैं और ऊपर से प्रेशर है इन्वेस्टिगेशन करने का, तो सर एक बार आप आकर देख लीजिए। तो ओजलर अपनी वाइफ और अपनी बेटी से बोलता है कि मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। अब ओजलर रास्ते में होता है तो अपनी टीम को कॉल करता है और बोलता है कि मैंने तुम लोगों को बोला था कि मैं 2 दिन की छुट्टी पे जा रहा हूँ, फिर भी तुम लोगों ने मेरा नंबर शेयर कर दिया। तो उसकी टीम बोलती है, सर हमने किसी को आपका नंबर शेयर नहीं किया, ना तो हमारे पास कोई कॉल ही आया था आपके नंबर के लिए। अब ओजलर समझ जाता है कुछ प्रॉब्लम है। वो अपनी गाड़ी को यू टर्न लेता है और अपने होटल पहुंचता है तो देखता है उसकी वाइफ और उसकी बेटी दोनों गायब थे। वो अपनी वाइफ और बेटी को ढूंढता है और चिल्लाता है। तभी हम देखते हैं ओजलर की नींद खुल जाती है और वो सपने देख रहा होता है। 3 साल पहले ओजलर जब अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने गया था तब उसके साथ एक हादसा हुआ था और अभी तक पुलिस वालों को ओजलर की फैमिली की डेड बॉडी नहीं मिली और तभी से ओजलर मानसिक रूप से बहुत परेशान रहता है। वो कई रातों तक जागता ही रह जाता है। अब हम देखते हैं ओजलर एक वीडियो क्लिप देख रहा होता है। ये वीडियो क्लिप उस किलर का कन्फेशन होता है जिसने ओजलर की वाइफ और बेटी का मर्डर किया था। वो बताता है कि ओजलर ने मुझे अरेस्ट किया और बात छोटी थी, वो चाहता तो मुझे छोड़ देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और जिस वजह से मेरी पूरे समाज में बेइज्जती हुई, मेरे घर वालों की बेइज्जती हुई। और मैं जब जेल से बाहर आया तो मैं ओजलर का पीछा कर रहा था। एक दिन मुझे मौका मिला तो मैंने ओजलर की वाइफ और उसकी बेटी का किडनैप किया और बाद में जंगल में ले जाकर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। लेकिन मैं उस टाइम ड्रग्स के नशे में था, इसलिए मुझे याद नहीं कि मैंने उनकी डेड बॉडी को कहाँ दफनाया। अब अगले दिन ओजलर अपने सीनियर से मिलता है। वो बोलते हैं, ओजलर तुम दोबारा ऑफिस ज्वाइन कर लो, काम करोगे तो तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। अब अगले सीन में हम ओजलर को देखते हैं। वो जेल में उस कैदी के लिए खाना ले जाता है जिस कैदी ने ओजलर की वाइफ और बेटी का मर्डर किया था। तो किलर बोलता है कि सर मुझे आपके लिए बुरा लगता है, जब मैंने आपकी वाइफ और बेटी का मर्डर किया तो उस टाइम मैं नशे में था, ड्रग्स का ओवरडोज कर रखा था और मुझे कुछ भी याद नहीं कि मैं क्या कर रहा था और क्यों कर रहा था। अब सीन शिफ्ट होता है और हम नवीन को देखते हैं जो कि एक आईटी कंपनी में काम करता है। वो रात के समय में वो अपने ऑफिस से बाहर आता है, अपनी वाइफ को कॉल करता है, फिर अपनी बाइक से अपने घर के लिए निकलता है और कंटिन्यू अपनी वाइफ से बातें कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम एक एम्बुलेंस ड्राइवर को देखते हैं जो चाय की टफरी पर चाय पी रहा होता है। तभी उसे कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि एक ब्रिज पर एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया है। और फिर सीन शिफ्ट होकर नवीन पे आ जाता है। वो अपने बाइक से आ रहा होता है, तभी पीछे से एक गाड़ी आकर उसका एक्सीडेंट कर देती है और वो बुरी तरह घायल हो जाता है और तब तक वो एम्बुलेंस ड्राइवर एम्बुलेंस लेके आ जाता है। अब नवीन को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। वहाँ डॉक्टर उसकी सर्जरी करके जान बचा लेते हैं, लेकिन नवीन का एक पैर काम नहीं करता तो काफी अपसेट होता है। तो डॉक्टर बोलते हैं ये नॉर्मल चीजें हैं और कुछ दिनों बाद ये अपने आप ठीक हो जाएगा। हम देखते हैं उस दिन नवीन का बर्थडे होता है। उसकी वाइफ नवीन के लिए केक लेने जाती है और वो जब लौटकर हॉस्पिटल आती है तो देखती है नवीन के बेड के चारों तरफ खून फैला होता है और नवीन मारा जा चुका होता है। अब ओजलर अपनी टीम के साथ क्राइम सीन पर पहुंचता है तो देखता है कि नवीन के पैरों में किसी सर्जिकल चाकू से एक गहरा कट लगाया गया था और उस कट की वजह से बहुत सारा खून बहने से नवीन की मौत हो गई। वहीं ओजलर को एक ग्रीटिंग कार्ड मिलता है जिसके ऊपर कुछ पोयम लिखे होते हैं और लास्ट में लिखा होता है हैप्पी बर्थडे। जब ओजलर की टीम उस एम्बुलेंस ड्राइवर से बात करती है तो बताता है उसे एक अनजान नंबर से कॉल आया और उसे बताया कि एक्सीडेंट हुआ है। और वहीं पुलिस वाले जब नवीन की वाइफ से बात करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि नवीन की एक्सीडेंट से कुछ मिनट पहले ही उस एम्बुलेंस ड्राइवर को कॉल आ गया था। इसका मतलब एक बड़ी साजिश थी। पहले किलर ने एम्बुलेंस ड्राइवर को कॉल किया और फिर उसने नवीन का एक्सीडेंट किया। लेकिन ओजलर को एक बात खटकती है, अगर किलर नवीन को मारना चाहता था तो वहीं पर मार सकता था, एक्सीडेंट स्पॉट पर ही। उसने एम्बुलेंस को कॉल किया और फिर नवीन जब हॉस्पिटल में ठीक होने वाला था तब जाकर उसका मर्डर कर दिया। ये बात ओजलर को परेशान करती है। वहीं जब ओजलर की टीम सीसीटीवी फुटेज चेक करती है तो उन्हें पता चलता है सारे कैमरे अभी काम नहीं कर रहे। वो लोग जब ये बातें हॉस्पिटल मैनेजमेंट से पूछते हैं तो बताते हैं अभी हमारे हॉस्पिटल में रेनोवेशन का काम चल रहा है, इस वजह से ये सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे। अब ओजलर की टीम नवीन के माँ बाप से मिलती है और वे नवीन के फादर डॉक्टर शिव कुमार से पूछते हैं कि आपकी किसी से कोई दुश्मनी थी? तो शिव कुमार बोलता है नहीं, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। अब वो लोग फॉरेंसिक डॉक्टर से मिलते हैं तो बताता है कि नवीन की मौत ज्यादा खून बहने से हुई है और उसके पैर पे जो कट लगे हैं उनको देखकर ये लगता है कि शायद किसी मेडिकल प्रोफेशनल का काम है, लेकिन वो सर्जरी में
एक्सपर्ट नहीं है। उसके कट लगाने का तरीका देखकर ऐसा लगता है कि लंबे समय से उसने कोई सर्जरी नहीं की है। वहीं दूसरी तरफ ओजलर की टीम वहाँ की सीसीटीवी फुटेज चेक करती है तो देखते हैं उस एक्सीडेंट के टाइम पीरियड के बीच में 7-8 गाड़ियां वहाँ से निकली थी, जिनमें एक व्हाइट कलर की बोलेरो भी थी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक आदमी को देखते हैं जो रात में बाइक से अकेला जा रहा होता है। तभी कुछ और बाइक पे लड़के आते हैं, उनके हाथ में तलवार और चाकू होता है। वो लोग उस बाइक वाले लड़के पर हमला करते हैं चाकुओं से, लेकिन तभी एक व्हाइट कलर की पिकअप बोलेरो आती है। उस गाड़ी को देखकर वो सब लड़के वहाँ से भाग जाते हैं और बोलेरो से एक मास्क लगाए और ब्लैक कलर का सूट पहने आदमी बाहर आता है। वो उस घायल लड़के को हॉस्पिटल ले जाता है और हॉस्पिटल के सामने उसको उतार कर वहाँ से चला जाता है। और उसी रात हम एक आदमी को देखते हैं जो रात में हॉस्पिटल में आता है, डॉक्टर की ड्रेस पहने होता है और चेहरे पे मास्क लगाए होता है। वो उस आदमी के रूम में जाता है और अपने बैग से फिर से वो सर्जिकल चाकू निकाल कर उसके पैर पे एक गहरा कट मारता है और सीन शिफ्ट होता है। अब हम देखते हैं ओजलर अपनी टीम के साथ क्राइम सीन पे पहुंच जाता है और देखता है मर्डर का वही सेम पैटर्न, पहले वाली पैरों पे गहरा कट मारना और डेड बॉडी के पास एक हैप्पी बर्थडे कार्ड छोड़ना। अब ओजलर हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज चेक करता है। वो देखता है एक लंबा चौड़ा आदमी चेहरे पे मास्क लगाए हॉस्पिटल के अंदर आता है, लेकिन चेहरे पे मास्क होने की वजह से वो किलर को पहचान नहीं पाते। तो ओजलर बोलता है कि किलर कार्ड पर कविताएं और हैप्पी बर्थडे लिखकर कुछ मैसेज देना चाहता है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे वो मैसेज है क्या। और ओजलर बोलता है कि हमने नोटिस किया कि हर लाइन के लास्ट में उसने कॉमा लगा रखा है, उसने कहीं भी फुल स्टॉप का यूज नहीं किया। इसका मतलब अभी और भी मर्डर्स होंगे, हमें सतर्क रहना होगा। अब ओजलर अपनी टीम के साथ विक्टिम के घर जाता है और उसके माँ बाप से मिलता है, लेकिन उन्हें वहाँ भी कुछ खास इन्फॉर्मेशन हासिल नहीं होती। और अब सीन शिफ्ट होता है और हम हिल्टन नाम के एक रेस्टोरेंट को देखते हैं। रेस्टोरेंट के बाहर व्हाइट कलर पिकअप बोलेरो रुकती है और बोलेरो से एक आदमी उतरता है जिसके चेहरे पे मास्क होता है और वो उस रेस्टोरेंट के मालिक के केबिन में जाता है, उससे मिलता है और उसको एक मिठाई देता है खाने को। और फिर वो दोनों इशारों में बातें करते हैं और फिर वो मास्क वाला आदमी वहाँ से चला जाता है। और थोड़ी देर में हम देखते हैं वो रेस्टोरेंट का मालिक अशोक वहीं बेहोश होकर गिर जाता है, तो उसको पास के हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। वहाँ का डॉक्टर उसकी केस हिस्ट्री पूछता है और फिर अपने असिस्टेंट को बोलता है सीटी स्कैन करने के लिए। लैब टेक्नीशियन अशोक का सीटी स्कैन करने जाता है, वहाँ की पावर चली जाती है और अंधेरा हो जाता है, तो बाहर पावर चेक करने जाता है और तभी हम किलर को देखते हैं, सेम ड्रेस पहने, चेहरे पे मास्क लगाए। वो सीटी स्कैन रूम में जाता है, अपने बैग से वही चाकू निकालता है, लेकिन इस बार वो पैरों पे नहीं गले पे कट मारता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। वो लैब टेक्नीशियन जब वापस आता है तो उसके साथ एक नर्स भी होती है। वो देखता है कि लैब का पर्दा लगा हुआ है। वो पूछता है तुमने लगाया क्या? वो बोलती है नहीं। वो जैसे ही कमरे में जाती है चीखने लगती है क्योंकि वहाँ पर उस आदमी की डेड बॉडी पड़ी थी। अब ओजलर अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचता है। जब वो सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं तो देखते हैं वही नकाबपोश आदमी एक व्हाइट कलर पिकअप बोलेरो के पास होता है। अब ओजलर उस रेस्टोरेंट में जाता है तो वहाँ के लोग बताते हैं कि अशोक जो वहाँ का मालिक था, उस दिन उससे मिलने कुछ लोग आए थे। सबका रिकॉर्ड हमारे पास तो है, लेकिन एक आदमी जो घी की सप्लाई करता है उसका रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, वो भी अशोक से मिलने आया था। तो ओजलर बोलता है कि उसको पेमेंट कैसे दिया जाता था। तो वहाँ पे काम करने वाले बोलते हैं यहाँ ज्यादातर पेमेंट ऑनलाइन ही होता है। तो ओजलर अपनी टीम को उस अकाउंट की डिटेल निकलवाने के लिए बोलता है जिस अकाउंट में पेमेंट हुआ था। और वो लोग ये भी बताते हैं कि उसके पास व्हाइट बोलेरो है, वो जब भी यहाँ आता है तो उसके चेहरे पे मास्क होता है। जब ओजलर की टीम बैंक अकाउंट के बारे में पता करती है तो पता चलता है कि जिसके नाम से अकाउंट है वो तो 2 साल पहले ही मारा जा चुका है। अब ओजलर बैठकर उस केस के बारे में सोच रहा था, तभी उसको फॉरेंसिक के डॉक्टर का कॉल आता है और वो बताता है कि अशोक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हमें मिला है अशोक को कुछ नशीली दवाएं दी गई थी जिसकी वजह से अशोक बेहोश हो गया। तो ओजलर बोलता है किलर का मकसद था अशोक को उस हॉस्पिटल तक ले जाना। अभी भी ओजलर यही सोच रहा था कि जब किलर अशोक को आसानी से उसके होटल में ही मार सकता था तो फिर ये सब करने की क्या जरूरत थी। अब दोबारा ओजलर उस कार्ड और उस पे लिखी पोयम के बारे में सोचता है और वहीं ओजलर की टीम उन कार्ड पे लिखे पोयम को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उनको ना तो ऑनलाइन ना तो ऑफलाइन किसी भी किताब में उन पोयम का जिक्र मिलता है। तो ओजलर अपनी टीम से बोलता है हो सकता है पोयम किसी और भाषा में हो। तब उसकी टीम उसको दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके चेक करती है और अब ओजलर की टीम उस पोयम को ट्रांसलेट करने में सफल हो जाती है। और जब वो पता करते हैं तो डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि ये लाइनें केरला के कोझिकोड मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमिक डिसेक्शन हॉल के अंदर लिखा हुआ है। अब सेल्वराज की टीम उस मेडिकल कॉलेज में जाती है और वहाँ उनके बारे में पता करती है कि क्या कभी उस मेडिकल कॉलेज में कोई ऐसी घटना हुई हो या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हुई हो। तो मेडिकल कॉलेज में काम करने वाले लोग बोलते हैं कि जहाँ तक उन्हें याद है यहाँ पर कोई भी ऐसी घटना अभी तक नहीं हुई है। तो ओजलर अशोक के फादर सेल्वराज से मिलने जाता है और बातचीत के दौरान ओजलर देखता है कि वहाँ पर एक मेडिकल की बुक रखी होती है। जब ओजलर सेल्वराज से पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था तो सेल्वराज बताता है कि अशोक की कजन मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई करती थी, तो शायद उसी की बुक यहाँ रह गई है।
है। जब ओजलर सेल्वराज से उन 2 मरने वाले विक्टिम्स के बारे में पूछता है तो सेल्वराज बोलता है कि मैं केरला में 1-2 बार अपने बेटे के बिजनेस के सिलसिले में ही गया, लेकिन मैं केरला में किसी को जानता नहीं। तभी ओजलर की टीम उसको कॉल करती है और बताती है कि जहाँ नवीन का एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम वहाँ पर एक बाइक और एक बड़ा ट्रक भी रुका हुआ था और जो ट्रक रुका था उसके ऊपर घास लोडेड थी। उसके बाद वो लोग टोल प्लाजा के सीसीटीवी फुटेज से उस ट्रक का नंबर निकालते हैं और फिर उस ट्रक ड्राइवर को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं पूछताछ के लिए। तो ट्रक ड्राइवर बताता है कि हाँ सर, रात में जब मैं पहुंचा तो वहाँ एक बाइक का एक्सीडेंट हुआ था और एक लड़का भी घायल था और उसके पास में एक ब्लैक कलर का सूट पहने और चेहरे पे मास्क लगाए एक आदमी खड़ा था। जब मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हें हेल्प चाहिए तो उसने अजीब सी आवाज में जवाब दिया। उसने अपने मुंह पे एक मशीन लगाई और उसके बाद बोला। उसकी आवाज शैतान की तरह लग रही थी। मैं डर गया और वहाँ से चला गया। जब ओजलर पूछता है वो कैसा मशीन था तो बोलता है कि टॉर्च जैसा कुछ था और मुंह के या गले के पास ही लगा रखा था उसने। तो एक पुलिस ऑफिसर अपने मोबाइल में एक इमेज दिखाता है तो ट्रक ड्राइवर बोलता है हाँ बिल्कुल ऐसा ही मशीन था। तो वो बताता है कि हमारा किलर एक गूंगा है, वो बोलने के लिए एक मशीन का इस्तेमाल कर रहा है और वो बताता है कि इस डिवाइस को आर्टिफिशियल हियरिंग्स बोलते हैं। अब ओजलर की टीम ट्रक ड्राइवर को लेकर उस मेडिकल कॉलेज में जाती है जो आर्टिफिशियल हियरिंग लगाने का काम करते हैं। तो डॉक्टर उसको वो डिवाइस दिखाता है तो बताता है हाँ बिल्कुल ऐसा था। तो उसकी टीम बताती है कि इस मॉडल को अभी मार्केट में आए सिर्फ 3 साल ही हुए हैं और मेडिकल कॉलेज से उन पेशेंट को ट्रेनिंग दी जाती है कि वो कैसे इस डिवाइस से बात करेंगे। तो ओजलर की टीम उन सभी पेशेंट की लिस्ट तैयार करती है जिन लोगों ने वहाँ के आसपास के मेडिकल कॉलेज से ऐसी कोई भी ट्रेनिंग ली हो। अब वो लोग उम्र के हिसाब से उस लिस्ट को शॉर्ट लिस्ट करते हैं। जब वो लिस्ट को चेक करते हैं तो उन्हें एक नाम मिलता है कृष्णदास, जिसका एड्रेस अशोक के रेस्टोरेंट के आसपास का होता है। अब ओजलर की टीम कृष्णदास के घर उससे पूछताछ के लिए जाती है तो वहाँ कृष्णदास की माँ मिलती है। वो बताती है कि कृष्णदास अब यहाँ बहुत ही कम आता है। तो ओजलर की टीम पूछती है क्या कृष्णदास आर्टिफिशियल हियरिंग्स इस्तेमाल करता है तो बोलती हाँ। वहीं जब ओजलर पूछता है कि क्या कृष्णदास बचपन से ही गूंगा था वो बोलती नहीं साहब, कृष्णदास तो बहुत अच्छा सिंगर था और कृष्णदास अपने स्कूल या कहीं भी गाना गाता था तो वो फर्स्ट इनाम पाता था। वो बताती है उसके गले पे एक छोटा सा गांठ था जिसकी सर्जरी करवाने हो गया और सर्जरी करवाने के बाद उसकी आवाज हमेशा के लिए चली गई। वहीं उसकी माँ बताती है 1989 में जब वो 10वीं में पढ़ रहा था तभी उसके गले की सर्जरी हुई थी। ओजलर उसकी माँ से कृष्णदास का लेटेस्ट फोटो मांगता है। जब वो कृष्णदास की फोटो दिखाती है और जब वो लोग कृष्णदास का फोटो देखते हैं तो उनको यकीन हो जाता है कि उनका टारगेट कृष्णदास ही है। अब ओजलर अपनी टीम के साथ वापस अपने ऑफिस आ जाता है और अपनी टीम के साथ डिस्कस करता है कि कृष्णदास का ऑपरेशन 1989 में हुआ और जबकि जितने लोग मारे गए उन सब का जन्म 90 के बाद का है। तो मुझे नहीं लगता ये कहीं से भी कनेक्टेड है। लेकिन नवीन के फादर डॉक्टर शिव कुमार ने उसी मेडिकल कॉलेज से एमडी किया था जिस मेडिकल कॉलेज में कृष्णदास के गले का ऑपरेशन हुआ था और समय था 1988 से 1990 का। अब ओजलर अपनी टीम के साथ मेडिकल कॉलेज जाता है और जब 1989 का रिकॉर्ड चेक करवाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि नवीन का फादर शिव कुमार और अशोक का फादर सेल्वराज वो दोनों उसी मेडिकल कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। और वहीं ऑफिस रिकॉर्ड में उन्हें मिलता है कि सेल्वराज को पढ़ाई के बीच में ही एस्टिकेट कर दिया गया था, उसे कॉलेज से निकाल दिया गया था। जब वो कारण पता करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सेल्वराज ड्रग का एडिक्ट था और उसने मेडिकल कॉलेज में कुछ दवाओं की हेरा फेरी की थी। वहीं उन्हें ये भी पता चलता है कि उसी टाइम एक कार दुर्घटना हुई थी जिसमें शिव कुमार, सेल्वराज, शेवित, अलेक्जेंडर, जोसेफ ये 4 लोग थे। उस कार को अलेक्जेंडर ड्राइव कर रहा था और एक्सीडेंट इतना भीषण हुआ था कि अलेक्जेंडर तो कई सालों तक कोमा में रहा। लेकिन सेल्वराज उस घटना के बाद कभी भी मेडिकल कॉलेज में नहीं दिखा। अब वो लोग अलेक्जेंडर और सेवियर को कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अलेक्जेंडर तो अभी इंडिया से बाहर गया हुआ है। अभी ओजलर अपनी टीम से बात ही कर रहा था तभी उसका एक इंस्पेक्टर आता है और बोलता है कि अलेक्जेंडर वीडियो कॉल पर है और वो आपसे बात करना चाहता है। तो अलेक्जेंडर बोलता है कि हम सब साथ में पढ़ते थे और उस एक्सीडेंट के बाद हमारा कोई भी आपस में कांटेक्ट नहीं रहा, लेकिन मैं अभी इंडिया नहीं आना चाहता। जब तक आप लोग उस किलर को नहीं पकड़ लेते तब तक मैं यहीं रहूंगा। अब ओजलर सेवियर से मिलता है। सेवियर अपनी एक छोटी सी सर्जरी करवाने जा रहा था। जब ओजलर उससे पूछता है कि हम आपको कॉल कर रहे थे लेकिन आपने कॉल पिक नहीं किया तो उसने बोला अननोन नंबर से आए हुए कॉल्स को मैं पिक नहीं करता। तो ओजलर बताता है कि आपके 2 साथी शिव कुमार और सेल्वराज के बच्चों पर अटैक हुआ है और जहाँ तक हम जानते हैं अगला अटैक आप पर होगा। लेकिन सेवियर इन सब बातों को ध्यान नहीं देता। लेकिन जैसे ही सेवियर अपने रूम में जाता है वो शिव कुमार को कॉल करता है और उसको बताता है कि मैंने बहुत इग्नोर किया लेकिन ये लोग मेरा पीछा करते हुए यहाँ हॉस्पिटल तक आ गए। लेकिन नेक्स्ट डे ओजलर को पता चलता है कि अलेक्जेंडर वापस इंडिया आ गया। तो ओजलर सीधा अलेक्जेंडर के घर जाता है। लेकिन अलेक्जेंडर इससे पहले कि कुछ बता पा कृष्णदास अपने साथ कई सारे लोगों को लेकर आता है और कृष्णदास के लोग ओजलर की टीम पर हमला बोल देते हैं। वो अलेक्जेंडर को अपने साथ लेकर जाता
जाते हैं, लेकिन तभी ओजलर कृष्णदास को पकड़कर गाड़ी से बाहर खींच लेता है। कृष्णदास तो पकड़ा जाता है, लेकिन वो लोग अलेक्जेंडर को वहाँ से ले जाने में सफल होते हैं। तभी हम देखते हैं जब वो लोग कृष्णदास से पूछताछ करते हैं और पूछते हैं कि अलेक्जेंडर कहाँ है, तो कृष्णदास अपने जेब से वही ग्रीटिंग कार्ड निकालता है जिसपे लिखा होता है, जो लोग मर गए उनकी आत्मा की शांति के लिए मदद करने दो, हैप्पी बर्थडे। अब सीन शिफ्ट होता है और हम राघवन की वाइफ ओजलर से मिलने आती है और बताती है कि उसका हस्बैंड शादी से पहले उस मेडिकल कॉलेज के लैब में मरे हुए जानवरों की सप्लाई करता था और कुछ दिन पहले उसको ढूंढता हुआ एक लंबा चौड़ा गोरा सा लड़का आया था जो अपने को डॉक्टर बता रहा था और उसके बारे में पूछताछ भी कर रहा था और वो त्रिस्तर जिले के किसी हॉस्पिटल का नाम ले रहा था। तो राघवन की वाइफ बताती है वो डॉक्टर बातचीत में सूजा नाम की एक लड़की का जिक्र कर रहा था। वो पूछ रहा था कि सूजा की मौत के बारे में तुम क्या जानते हो। तभी एक पुलिस ऑफिसर सूजा मेमोरियल हॉस्पिटल के मालिक अरुण का फोटो दिखाती है तो औरत बोलती है, हाँ यही लड़का था जो पूछताछ करने के लिए आया था। ओजलर डॉक्टर अरुण से मिलता है और उसको कृष्णदास का फोटो दिखाता है, लेकिन अरुण उसको पहचानने से इनकार कर देता है। तो ओजलर पूछता है, अभी कुछ दिन पहले तुम अपनी बहन की मौत की इंक्वायरी कर रहे थे, क्यों? तो अरुण बताता है कि सर, जब मेरी दीदी की मौत हुई तो उस टाइम मैं बहुत छोटा था और आज तक मेरे परिवार में किसी को नहीं पता चला कि दीदी ने ऐसा क्यों किया। तो बस मैं ये जानना चाहता था कि उस समय क्या हुआ और इसी बात का पता करने के लिए मैं राघवन से मिलने गया, क्योंकि राघवन भी उस समय उस मेडिकल कॉलेज से जुड़ा हुआ था। तो अरुण एक बहुत पुराना फोटोग्राफ अपने सिस्टर का लेकर आता है जिसमें चेहरा तो विजुअल नहीं था, लेकिन सुजा किसी आदमी के साथ उस फोटो में थी। और तभी ओजलर के पास हॉस्पिटल से कॉल आता है कि डॉक्टर सेवियर वहाँ से गायब है। अब ओजलर वहाँ से निकलता है, लेकिन वो ये जान जाता है कि सुजा का प्रेमी कोई और नहीं अलेक्जेंडर था, क्योंकि उस फोटोग्राफ में घर में लगाए जाने वाला एक छोटा सा पेड़ है और वो पेड़ मैंने अलेक्जेंडर के घर पे देखा था। और ओजलर बोलता है कि अलेक्जेंडर का कोई और भी हमशक्ल है और ये अलेक्जेंडर तो दुबई कभी गया ही नहीं, ये इंडिया में ही था और लोगों का मर्डर कर रहा था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं वो नकाबपोश डॉक्टर सेवियर को उसी एम्बुलेंस से ले जाता है। तभी ओजलर के सीनियर का कॉल आता है। वो बताते हैं कि हमने पिछले कुछ साल का आधार डेटा चेक किया तो हमने देखा एक आधार कार्ड पर 3 साल पहले नाम चेंज किया गया था और वो नाम चेंज करके अलेक्जेंडर कर दिया गया, लेकिन नाम बदलने से पहले जो नाम था वो था सुधाहरन पैरतन नायर। तो ओजलर अपने असिस्टेंट से बोलता है कि तुम कोझिकोड मेडिकल कॉलेज चलो, मुझे पूरा विश्वास है कि किलर हमें वहीं मिलेगा, क्योंकि जिस अलेक्जेंडर से अभी तक हम मिले वो नकली था और असली अलेक्जेंडर ने डॉक्टर सेवियर को किडनैप किया है। और इन सब घटना की कड़ी जुड़ती है उसी मेडिकल कॉलेज से। अब हम मूवी में फर्स्ट टाइम अलेक्जेंडर को देखते हैं जो डॉक्टर सेवियर को लेकर उसी मेडिकल कॉलेज में लेकर आता है। और इधर हम देखते हैं ओजलर अपनी टीम के साथ भागता हुआ मेडिकल कॉलेज आता है, लेकिन वो उससे पहले पहुंचे अलेक्जेंडर सेवियर के हाथ की नस काट देता है। लेकिन तभी ओजलर वहाँ अपनी टीम के साथ पहुंच जाता है और डॉक्टर सेवियर को बचा लेता है और साथ में अलेक्जेंडर वही पकड़ा जाता है। अब ओजलर अलेक्जेंडर से पूछता है ये सब क्यों? वो अलेक्जेंडर बताता है कि मैं, शिव कुमार, सेल्वराज और शेवियर हम सब एक समय ही उस मेडिकल कॉलेज में थे, लेकिन शिव कुमार, सेल्वराज और सेवियर वो तीनों एक ही रूम में रहते थे और हमेशा एक साथ ही रहते थे, जिसमें से शिव कुमार कॉलेज की लड़कियों को छेड़ता रहता था। वो पढ़ने में ब्रिलियंट था और अमीर घर से था, लेकिन उसकी आदत लड़कियों को छेड़ने की थी। और अलेक्जेंडर बताता है वही मेरी मुलाकात सुजा से हुई और मैंने सुजा को जब पहली बार देखा तभी मुझे उससे प्यार हो गया। फिर हम दोनों मिलने लगे और साथ में घूमने लगे। अलेक्जेंडर बोलता है कि मुझे नहीं पता था शिव कुमार भी सुजा को प्यार करता था। वो बोलता है कि डॉक्टर सबसे ज्यादा सर्जरी में मुझे असिस्ट करने का मौका देते थे और सेवियर को ये मौके कम मिलते थे, जिस वजह से सेवियर मुझसे नफरत करता था। और एक दिन मैंने सेल्वराज को मेडिकल कॉलेज में ही ड्रग्स लेते पकड़ लिया। हालांकि सेल्वराज अलेक्जेंडर से रिक्वेस्ट करता है कि किसी को न बताए, लेकिन अलेक्जेंडर उसकी रिपोर्ट कर देता है और इस वजह से सेल्वराज को मेडिकल कॉलेज से निकाल दिया जाता है। अलेक्जेंडर बताता है और जब हम कृष्णदास के सर्जरी में असिस्ट कर रहे थे और सेवी ने जानबूझकर ऑपरेशन के दौरान कृष्णदास के गले की नस काट दी और जिसकी वजह से उसने अपनी आवाज हमेशा के लिए खो दिया और इस वजह से सेवी को भी वहाँ से सस्पेंड करके बाहर निकाल दिया गया। और अलेक्जेंडर बताता है कि एक रात धोखे से मुझे बताया गया कि सुजा हॉल में मेरा इंतजार कर रही है। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ शिव कुमार, सेल्वराज और शेवी थे। उन तीनों ने पहले मेरे सर पे वार किया और हम देखते हैं वो तीनों फिर अलेक्जेंडर को एक कार में लेकर मेडिकल कॉलेज से बाहर जाते हैं और फिर जानबूझकर गाड़ी को एक खंबे से टकराते हैं। अलेक्जेंडर शीशा तोड़कर गाड़ी से बाहर आ जाता है और उसका सर उस खंबे से टकरा जाता है। उसके बाद अलेक्जेंडर कोमा में चला जाता है और उसके बाद वो तीनों कैंपस में गए और वहाँ के मैनेजमेंट के सामने ये बताया कि उस दिन अलेक्जेंडर ने सबको शराब पिलाई और खुद भी बहुत ज्यादा ड्रिंक किया और ड्रिंक करके वो ड्राइव कर रहा था, जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ।
और वहीं जब सुजा को पता चला अलेक्जेंडर जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है, शायद वो अब कभी भी होश में नहीं आएगा, ये सोचकर सुजा एक बस के सामने कूदकर सुसाइड कर लेती है, क्योंकि सुजा को लगा कि मैं अब नहीं बचूंगा। तो अलेक्जेंडर बोलता है कि आप सोचो ना सर, जिस दिन वो मुझे छोड़ कर गई उसी दिन मुझे होश आ गया। अब धीरे धीरे मैं रिकवर हो रहा था, लेकिन एक्सीडेंट के बाद मुझे बहुत ही कम बातें याद थी। लेकिन 3 साल पहले मैं एक दिन टीवी पर एक प्रोग्राम देख रहा था जिसमें मैंने कृष्ण दास को देखा, और कृष्ण दास का पुराना गाया हुआ एक गाना उस प्रोग्राम में प्ले किया गया, और उस गाने को सुनते ही मेरी वो सारी यादें वापस आ गईं जो मैं भूल गया था। मुझे एहसास हुआ कि मैंने इन लोगों की वजह से अपनी जिंदगी में क्या कुछ नहीं खो दिया। और फिर मैं कृष्ण दास से मिला और उसको बताया कि जो उसके साथ हुआ वो मेरी गलती नहीं थी। तो ओजलर बोलता है कि आपने शिव कुमार और सेल्वराज के बच्चों को मारा, लेकिन सेल्वियर की बेटी जो यूएस में पढ़ती है उसको कुछ नहीं किया, क्योंकि आप सेल्वियर को उससे भी कड़ी सजा देना चाहते हो। तो अलेक्जेंडर बोलता है कि मैंने अपनी कहानी सुनाई आपको पता है कि वो तीनों मेरी जिंदगी की बर्बादी के जिम्मेदार हैं, लेकिन अफसोस की बात आप उनको अरेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन उन दोनों को जो मैंने दर्द दिया उससे मुझे खुशी है। और सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जेवियर एक कॉन्फ्रेंस हॉल में होता है, वो स्पीच दे रहा होता है, तभी बीच में उसकी तबीयत खराब होने लगती है और ओजलर भी वहीं होता है। लेकिन तभी ओजलर को फॉरेंसिक के डॉक्टर का कॉल आता है। वो बताता है अशोक सेल्वराज की डेड बॉडी का हमने डिटेल एनालिसिस करवाया और उसका रिजल्ट आ गया है। वो बताता है कि जो नीले कलर की इंक अलेक्जेंडर इन लोगों के मारने से पहले उनके बॉडी पे लगाता था वो एक बैक्टीरिया इन्फेक्टेड सर्जिकल इंक है। वहीं ओजलर देखता है कि सेवियर की तबीयत अब खराब होती जा रही थी और वो बताता है कि उस बैक्टीरिया को शरीर में इंजेक्ट करने के 7 दिन बाद वो अपना असर दिखाना शुरू करेगा और इसका कोई एंटीडोज अभी तक नहीं बना है। और हम देखते हैं सेवियर वहीं गिर जाता है और मारा जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ओजलर को, वो उस कैदी के लिए खाना लेकर जा रहा होता है, लेकिन तभी वहीं जेल में उससे अलेक्जेंडर मिलता है। तो अलेक्जेंडर ओजलर से बातों बातों में बोलता है बोन डिसाइड यू, लेकिन आज ओजलर उसको खाना देने के बाद उससे पूछता है मेरी वाइफ और मेरी बेटी कहाँ है। तो बोलता है सर मैं आपको बता चुका हूँ कि मुझे याद नहीं कि मैंने मारकर उनको कहाँ दफनाया। तो ओजलर बोलता है पुलिस को उन कपड़ों पे जो खून मिले थे उनके डीएनए मेरी वाइफ और मेरी बेटी के डीएनए से मिलते हैं, और जब मैंने उन हथियार का वोनरोसिटी टेस्ट करवाया तो मुझे पता चला कि उन हथियारों में से किसी हथियार में भी वोनरोसिटी नहीं था। ओजलर बोलता है मैं जानता हूँ कि तूने ये नहीं किया, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ किसने ये किया है। अब वो कैदी विनीत हंसने लगता है कि आखिरकार तुझे पता ही चल ही गया, मैं बहुत दिनों से इसी बात का इंतजार कर रहा था कि कब तू आएगा और मुझे पॉइंट बताएगा। और विनीत बोलता है तुम बहुत बड़े इन्वेस्टिगेटर हो ना, तो खुद पता लगाओ। तो फ्रेंड्स ये मूवी इसी के साथ यहीं पर समाप्त हो जाती है और इसकी एंडिंग से ये तो पता चलता है इसका पार्ट 2 जरूर आएगा। तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं आपको ये मूवी कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।